हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 2 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एसबीआई ने किस झील में एक हाउस बोट पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो इसको लगाएंगे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रश्न आ सकता है कि किस बैंक के द्वारा देश का पहला फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एसबीआई के द्वारा। कहां पर खोला गया है? तो आपका उत्तर होगा डल झील में। डल झील में एक हाउस बोट पर देश का पहला तैरता हुआ एटीएम एसबीआई के द्वारा खोला गया है। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी 3 बैंकों को मर्ज करके हुई थी। कौन कौन सी बैंक? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। यानी इन 3 बैंकों को मर्ज करके 28 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और फिर जाकर आज़ादी के बाद इसका नाम बदला गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम से 1 जुलाई 1955 को इसका अधिग्रहण कर लिया। कब अधिग्रहण हुआ इसका? 1 जुलाई 1955 को। क्लियर हो गया? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और दिनेश कुमार खारा के द्वारा ही इस एटीएम का उद्घाटन डल झील में किया गया था। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखें। कौन सा राज्य बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू करेगा? तो ये राज्य है पंजाब। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह है और इन्हीं के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, मेरा काम मेरा मान। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको विकल्प में उत्तर प्रदेश दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए मेरा काम मेरा योजना मेरा मान नामक योजना पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? यहां पर पैड से तात्पर्य सैनिटरी नैपकिन से है। ठीक है, तो किस राज्य में उद्घाटन किया गया है माई पैड माई राइट परियोजना का? तो आपका उत्तर होगा त्रिपुरा में। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। वैसे आपको ये परियोजना ऑलरेडी याद होगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और नैफ फाउंडेशन ने जनवरी 2021 में इसी योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो अगर पूछा जाए कि हस्ताक्षर किसने किया था, किसके द्वारा इस परियोजना को चलाया जा रहा है, तो आपका उत्तर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और नैफ फाउंडेशन के द्वारा। नैफ फाउंडेशन क्या है? ये नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, किसकी? नाबार्ड की। अब बात करते हैं माई पैड माई राइट परियोजना है क्या। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सैनिटरी नैपकिन यानी पैड बनाने वाली एक मशीन प्रदान की जाएगी। किनको प्रदान की जाएगी? सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एसएचजीज को। एसएचजी का कार्यान्वयन कौन करता है? महिलाओं का ग्रुप करता है। ठीक है, 10 से 20 या 50 तक महिलाओं का एक ग्रुप होता है और वो क्या चलाती हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं। तो इन्हीं को एक क्या की जाएगी? एक मशीन प्रदान की जाएगी जिससे वे सैनिटरी नैपकिन का प्रोडक्शन करेंगी और इसके साथ एक मशीन तो मिलेगी ही, उत्पादन करने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे अन्य जरूरी सामान लेने के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक जिले में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को चुना जाएगा, उनको एक सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस योजना को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में इसको लॉन्च किया गया है और आगे पूरे देश में इस योजना को विस्तारित किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस परियोजना के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और नैफ फाउंडेशन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में इसका उद्घाटन किसने किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के दोरंजी अंगचुक को IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोरजी अंगचुक
पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें IAU के लिए मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, नामित किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा लद्दाख से। ठीक है, नोट करेंगे। आंगचुक प्रतिष्ठित निकाय में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। आंगचुक को उनकी उत्कृष्ट खगोल फोटोग्राफी, एक्सीलेंट एस्ट्रोफोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान के उनके भावुक प्रचार के लिए चुना गया है। किस लिए चुना गया है? उन्होंने जो एस्ट्रोग्राफी है इसका प्रयोग करके जो भावुक प्रचार किया है लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है, इसीलिए उनको चुना गया है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप रट लेंगे, दोरंगजी आंगचुक। इनका 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है वैसे शायद ना पूछा जाए, आपको कई नाम विकल्प में दिए जाएंगे और आपको टिक लगाना होगा दोरजी आंगचुक का नाम। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें, उसके पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। तो इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है, किस न्यूरो सर्जन को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा, जिन्हें न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले भारतीय हैं इतने बड़े प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले। न्यूरो सर्जरी में इन्होंने इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया है। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस IIT ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-सोर्स की घोषणा की है? तो ये है IIT मद्रास जिसने घोषणा की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-सोर्स की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ई कचरे का निपटान करना। ठीक है, जो ई वेस्ट है उसका निपटान करना। ई वेस्ट को WEEE कहा जाता है, आप ऑलरेडी इससे परिचित होंगे। WEEE अर्थात वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो WEEE का निपटान किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई-सोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इम्पॉर्टेंट है, ये जो ई-सोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक प्रकार से मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा, जिसमें जो भी अपना ई वेस्ट बेचना चाहता है वह भी उपस्थित होगा और खरीदार भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होगा। यानी खरीदार और बेचने वाले को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा ई-सोर्स नामक मार्केट प्लेस, जो कि ऑनलाइन है। क्लियर? अगला प्रश्न है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वे किस राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं? तो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ठीक है, तो रिसेंट में अगले महीने जो एग्जाम होंगे उनमें ये प्रश्न पूछा सकता है, लॉन्ग टर्म में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, रोजो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट्स में अमूल को किस स्थान पर रखा गया है? तो रोजो बैंक के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो विश्व की ग्लोबल की सबसे अच्छी डेयरी कंपनियां हैं उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है और भारत को इस वर्ष 18वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष कौन से स्थान पर रखा गया था? तो आपका उत्तर होगा 16वें स्थान पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अमूल ही है जो केवल टॉप 20 में शामिल होता है, जबकि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत देश है। क्लियर? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल अभियान शुरू किया है? तो ये जो है ये पिछला करंट अफेयर है, पिछले दिन वीडियो नहीं आया था और कारण क्या था कि जो सॉफ्टवेयर था रिकॉर्डिंग करने वाला वो कुछ काम नहीं कर रहा था। आज दूसरा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। खैर, हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 1 सितंबर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए मिशन वात्सल अभियान शुरू किया गया है। मिशन वात्सल अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को कवर करना है, उन महिलाओं को संरक्षण देना है, उन्हें रोजगार प्रदान करना है जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने पतियों को खो दिया था और उनके सामने जीविका का संकट अब मुंह बाय खड़ा हुआ था। तो उन सभी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा,
उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। क्लियर हो गया? किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ठीक है, मुख्य रूप से किन के लिए है? विधवाओं के लिए है। और मुख्य रूप से देखा जाएगा जो गांव की, जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने कुछ दिन पहले ही, 2 या 3 महीने पहले ही वात्सल योजना भी पढ़ी होगी। अब कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो जो वात्सल योजना है उसको किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। ये मिशन वात्सल है, वह वात्सल योजना थी। ठीक है, उत्तराखंड ने वात्सल योजना को किन के लिए शुरू किया था? उन बच्चों के संरक्षण के लिए शुरू किया था जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जो मिशन वात्सल है उसको महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनको रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। और जो वात्सल योजना है उसको उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित जो बच्चे रहे, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उनके संरक्षण के लिए शुरू किया है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, किसने ग्राहकों के बीच संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक एक रणनीतिक अभियान शुरू किया है? तो इस स्ट्रैटेजिक कैंपेन को शुरू किया गया है रुपए के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग। ठीक है, किसने शुरू किया है? रुपए ने शुरू किया है। रुपए के बारे में बात करें तो रुपए कार्ड को अप्रैल 2011 में विकसित किया गया था। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया था। उसके बाद 8 मई 2014 को भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इस रुपए कार्ड को लॉन्च किया था। ठीक है, भारत को, देश को समर्पित किया था। तो विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो आपका उत्तर होगा NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। ठीक है, लॉन्च कब किया गया था, यानी राष्ट्र में इसका प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 2014 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने देश को इसको समर्पित किया। आप देखेंगे जो रुपए कार्ड है वह किससे मिलकर बना है? तो आपका उत्तर होगा रुपी एंड पेमेंट से। ठीक है, ये देश का पहला ऐसा डिजिटल कार्ड था जिसका उपयोग ATM कार्ड्स में, POS मशीन में हो सकता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, साथ में इसको ज़रूर याद रखिएगा, विकल्प में दिया होगा और आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली लेखक का निधन हो गया? तो इनका नाम है बुद्धदेव गुहा। ये बंगाली लेखक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शोक संवेदना व्यक्त की गई, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। इनकी मधुकरी नामक किताब बड़ी प्रसिद्ध रही, बड़ी चर्चा में रही। ठीक है, इसके लिए इन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, बुद्धदेव गुहा। ठीक है, साथ में इनकी किताब का नाम याद रखेंगे, मधुकरी है। ठीक है, प्रसिद्ध बंगाली लेखक थी जिनका दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC एशिया इकाई, एशिया यूनिट के एक स्वतंत्र निदेशक डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रजनीश कुमार। ये पूर्व SBI चेयरमैन है, यानी SBI के चेयरमैन रह चुके हैं, और इन्हें HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन में एशिया यूनिट का एक स्वतंत्र निदेशक डायरेक्टर चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात करें हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी और प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो संबंधित थे क्रिकेट से। सचिन तेंदुलकर जैसे स्टार क्रिकेटर्स को इन्होंने कोचिंग प्रदान की, उन्हें प्रशिक्षित किया। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, वासु परांजपे। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं वासु परांजपे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो पहले क्या था, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली थी उसमें एनरोल होने की जो मैक्सिमम आयु आपकी थी 65 वर्ष थी। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 70 वर्ष कर दिया, यानी 70 वर्ष तक आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो याद रखेंगे। ठीक है, किसने किया है ये? तो आपका उत्तर होगा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने
PFRDA ने। ठीक है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, 100% है कि पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप के T64 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? हाई जंप में। किसने? शरद कुमार ने। ठीक है, हाई जंप के T64 इवेंट में टोक्यो पैरालंपिक में। तो ये सारे याद रखेंगे। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, सभी ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक दोनों का एक कंप्लीट वीडियो आएगा जिसमें हम सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको कम से कम 2 साल तक एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थांगवेलु ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, हाई जंप में। इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जानते हैं टोक्यो पैरालंपिक के ये पहले ध्वजवाहक थे, इनके बाद में टेकचंद बन गए ध्वजवाहक, क्योंकि ये टोक्यो उड़ान के समय कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, जिसके बाद एहतियात बरतते हुए इनको फ्लैग वेयरिंग करने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, ध्वज वाहन करने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अधाना ने P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, डेयरी किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम है ई गोपाला। किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। अब बात करें इस पोर्टल का क्या उपयोग किया जाएगा डेयरी किसानों के द्वारा। तो इस पोर्टल की मदद से वे जान सकेंगे डॉक्टर को नहीं, जानवरों को कौन सा टीका लगना है, कौन सी वैक्सीन लगनी है, कैसे उनका कृत्रिम गर्भाधान करना है, कैसे उनका उपचार करना है। ठीक है, कौन सी ब्रीड के द्वारा उनका कृत्रिम गर्भाधान कराना है। तो ये आप याद रखेंगे। ई गोपाला ये पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। और आज का अंतिम करंट अफेयर, किसके द्वारा गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में की आधारशिला रखी गई है? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फॉर्म है। क्वेश्चन है आपका कि किसके द्वारा गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, यूपी स्पेशल करंट अफेयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रखी गई है। ठीक है, आपको विकल्प में स्मृति ईरानी या योगी आदित्यनाथ जैसे विकल्प मिलेंगे, लेकिन आपका उत्तर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही रहेगा। क्लियर हो गया? तो आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया। कारण क्या है लंबा होने का? क्योंकि 2 दिन के करंट अफेयर्स में कवर किए गए हैं, 1 सितंबर और 2 सितंबर के। तो अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके विकल्प हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ आप बताएंगे कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाले जो ये मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? दूसरा प्रश्न है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? आपका विकल्प है दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, चेन्नई। इसके साथ ही आप बताएंगे कि भारत में कौन सा दूसरा शहर है जहां पर दिल्ली के बाद सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं, और ग्लोबल रैंकिंग बताएंगे, जैसे दिल्ली की किसकी रैंक पहली है। ठीक है, मैंने उत्तर बता दिया हालांकि। ठीक है, दिल्ली की रैंक अगर पहली है तो किसका ग्लोबल वैश्विक रैंकिंग में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार जी के द्वारा। सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था?
महिला अधिकारिता पर G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? इटली में किया गया। ठीक है, हाइब्रिड तरीके से इसका आयोजन किया गया था, यानी ये ऑनलाइन था, डिजिटल था। ठीक है, और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर होगा स्मृति ईरानी के द्वारा। ठीक है, किस संगठन ने की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा। आप जानते हैं एडीबी क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है वह कोविड-19 जैसे पैंडमिक से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। यहाँ पर सडन राइज देखा जाएगा बेरोजगारी में और गरीबी में। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। कल हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।